बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंपेन पे निकल पड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी अब शहर शहर इज्तिमात से खिताब करेंगे। आज हैदराबाद के अंदर उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि मेरे नाना भुट्टो की खिदमात आपके सामने थी, फिर मेरी वालिदा की खिदमात आपके सामने थी और मैं तहरीक अदम एतमाद को लेके आया और मैंने वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाई, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों के अंदर बेहतरी के लिए इक़दाम उठा सकती है। आज के उसी जलसे के अंदर उन्होंने हदफ़े तनकीद जो बनाया है वो हदफ़े तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी बनाया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि लंदन से सियासत करने वालों ने हैदराबाद वालों को पानी का हक फराहम नहीं किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे के खिलाफ इस वक्त सिंध में अपनी कैंपेन का आगाज कर चुकी है। तो दूसरी जमातें जो हैं वो कब आगाज करेंगी, इसी से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, क्या समझ आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो जो बोले हैं, किसकी माँ पे बोले हैं, किसका नजरिया बोले हैं या किसका बयानिया बोले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर साहब, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि इन लोगों ने इक़्तिदार के ख़त्म होते ही ये फैसला कर लिया था कि महंगाई की ज़िम्मेदारी कोई शख्स अपने कंधों पे नहीं डालेगा। महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन, स्मगलिंग, इसकी ज़िम्मेदारी कोई भी जमात अपने कंधों पे नहीं डालेगी। याद करें, हमने अपने कई प्रोग्रामों में ये कहा था कि इनकी हुकूमत का टाइम पूरा होने दें, ये आपस में गुत्थम गुत्था होंगे, ये एक दूसरे को बुरा कहेंगे, ये सारी बुराइयां एक दूसरे पे कर डालेंगे। तो ये काम शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी जो है वो सारा कुछ मुस्लिम लीग नून पे डाल रही है। मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद कम बोल रही है, अपने नीचे लोगों को ज़्यादा बुलवा रही है और मौलाना फजल रहमान को ज़्यादा इस पर इस्तेमाल कर रही है। बात यह है कि साबका हुकूमत में जो कुछ हुआ, जिस तरह डॉलर की कीमत बढ़ी, जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी, जिस तरह बेरोजगारी पैदा हुई, जिस तरह आटा महंगा हुआ, दूध महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी हो गई, मेडिसिन महंगी हुई, ज़मीनों पर कब्जे हुए, ज़मीनें छीनी गई, जाली एनओसी जारी किए गए, लाइसेंस बेचे गए, तरक्याती कामों के नाम पर पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को हजम किया गया। तो ये तो किया सबने मिलकर, किसी एक जमात ने नहीं, सबने मिलकर किया। जिसके इससे जो आता था वो उससे भी ज्यादा लेके गया। अब जब इन्हें पता चला, इनके तो जहन में ये था कि सब कुछ करने के बाद अवाम जो है बिल्कुल हमेशा की तरह पागल बन जाएगी, इनकी बातों में आ जाएगी, इनके कहने पे आ जाएगी और हमें वोट देना शुरू कर देगी। लेकिन अब हुआ ये कि जिस जिस हल्के में ये जाते हैं, जहाँ जहाँ पे ये जाते हैं, वहाँ से आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलता है इनको? लोग इनको वोट देने से इनकार करते हैं, लोग इनसे महंगाई का सबब पूछते हैं, लोग इनको बिजली के बिल दिखाते हैं, लोग इनसे सवाल करते हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो बेड़ा गर्क कर गई, बेरोजगारी पैदा कर गई, आप जो हमें वादा करके आए थे कि आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, आपने कोई एक ऐसा काम जो अवामी किया हो, जो अवाम के लिए किया हो, वो बता दे। जब लोग इनसे ये पूछना शुरू हो गए तो फिर उनके पास एक ही चीज रह गई कि इसके इल्जामात एक दूसरे पे डाल दें। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज राना साहब ये कहा है कि कुछ इत्तेहादी जो हैं वो इलेक्शन के हामी नहीं दिखाई दे रहे। वो कुछ इत्तेहादी कौन से हैं? यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, जमीयत उलमा इस्लाम फे होगी, और कौन सी जमातें होंगी? MKM होगी। मैं आपको जमातों के नाम बता देता हूँ। MKM, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ये तीनों सियासी जमातें जो हैं, और दो नई जो बनी हैं सियासी जमातें, ये पांचों सियासी जमातें किसी सूरत में भी, देखिए इन पांचों में से चार जमातें तो हिस्सा रही है ना इक़्तिदार का। तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान के दो मेन आदमी इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं। ये जमातें किसी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहती, ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्योंकि इन्हें पता है इलेक्शन हो गए और इलेक्शन अगर फेयर एंड फ्री हुए तो उस इलेक्शन के अंदर तो शायद इनके पास गिनती की सीटें भी ना आए, इनके विनिंग घोड़े जो हैं शायद वो इलेक्शन लड़ने से भाग जाएं, इनके पास उम्मीदवार फाइनल नहीं हो रहे, इनके पास चीज़ें फाइनल नहीं हो रही, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन लंबे हों। ये बात बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कही है। देखिए, बिलावल भुट्टो अभी तक सिंध के अंदर बड़े हाउसफुल है,
वो समझते हैं कि सिंध और जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में वो कुछ कर लेंगे, लेकिन सिंध के अंदर जो ऑपरेशन होने जा रहा है, चंद दिन बाद बिलावल भुट्टो साहब को अपना वहाँ पे ग्राफ भी नजर आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाएं बलूचिस्तान, फारिग है वहाँ पे। पंजाब के अंदर आपको पता है, मुझे ही पता है, इन सबको पता है क्या हकीकत क्या है। तो बाकी जो आते हैं वो इसलिए इंतखाबात नहीं चाहती कि वो इंतखाबात में जाकर अवाम से वोट किस बुनियाद पे मांगेंगे, किस बुनियाद पे मांगेंगे। अच्छा राणा एक साहब, रोज आज पहले एक इलेक्शन हुआ है, आपको पता है ना, उस इलेक्शन का रिजल्ट नहीं देखा आपने? जी, उसका रिजल्ट तो देखा ही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में अपने नाना का तज़किरा किया, अपनी वालिदा का तज़किरा किया, लेकिन अपने वालिद का तज़किरा नहीं किया। वालिदा के बाद डायरेक्ट मैं के ऊपर आए हैं कि मैं तहरीक अदम एतमाद लेके आया। वो वालिद का तज़किरा करना वैसे ही भूल गए हैं, या फिर बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने अब बयानिया ये ले लिया है कि अपनी वालिदा, नाना और फिर मैं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को बेचना चाहती है, उन्हें लाकर एक ट्रेडमार्क बनाकर अवाम में लेकर जाना चाहती है, इसी तरह बिलावल साहब जो है वो इलेक्शन कैंपेन में भट्टो साहब का नाम और अपनी वालदा का नाम लेकर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि भट्टो खानदान का वारिस मैं हूं और आप मुझे ओबलाइज करें, क्योंकि अब उनके ज़हन में पुरानी बात है कि शायद आज भी सिंध के अंदर वही माहौल है, आज भी सिंध के अंदर भट्टो जिंदा है, आज भी सिंध के अंदर उसी तरह वोट मिलेगा। लेकिन हालात चेंज हो चुके हैं। आज का नौजवान, आज का आम आदमी, आज की औरत, आज के दूसरे लोग जो हैं वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और महंगाई के ज़रिए, और उसके बाद ये जो ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, मैं तो इसके बड़े हक में वो दुआ करता हूँ या अल्लाह ये ऑपरेशन जारी रहे और इसमें जो लोग बेनकाब होते हैं वो बेनकाब हों। इस ऑपरेशन के बाद आपको नजर आएगा कि ये जितनी सियासी जमातें आपको नजर आ रही है ना हुकूमत में जो रही हैं, आप फिर इनका जरा हाल देखिएगा। मैंने कहा था प्रोग्राम में कितने लोग सियासत से आउट होंगे, याद है? मैंने 73 लोगों का कहा था। अब भी मैं कह रहा हूं आउट हो रहे हैं लोग सियासत से। अब ये सब अपनी सियासत बचाने के लिए मदारी की तरह डुगडुगी बजा रहे हैं, पूरी कौम को तमाशा बना रहे हैं, उनको नचा रहे हैं, पूरी कौम को अपने पीछे लगाना चाहते हैं। लेकिन अब नहीं लगेगा। चाहे कोई भी सियासी जमात हो, वो झूठ की बुनियाद पर, धोखे की बुनियाद पर या फरेब की बुनियाद पर या झूठा लारा लप्पा लगाकर, ये झूठे नारे लगाकर, झूठा बयानिया बनाकर अब वो नहीं वोट ले सकते। अच्छा राणा साहब, जो है राणा साहब एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले कुछ करना पड़ेगा। ब्रेक से पहले आप क्या समझते हैं कि बात ये बता दें कि ये जो क्रैकडाउन हो रहा है मजमूई तौर के ऊपर कितने अफराद गिरफ्तार होंगे? ये आप हजारों की तादाद में लेंगे, यानी हर सेक्टर मैं आपको बता रहा हूं, हजारों की तादाद में, हर सेक्टर से आप और हर सियासी जमात से। ये भी आप ज़हन में रखिए, हर सियासी जमात और हर सेक्टर से, हर सियासी जमात से, हर सेक्टर से ये हजारों की तादाद में अफराद गिरफ्तार होंगे। क्रैकडाउन जो इस वक्त जारी है नाज़रीन, वो उसके हवाले से बताते चलें कि मुल्क के तूल व अर्ज के अंदर क्रैकडाउन जारी है। बहुत से लोगों की फहरिस्तें मुरतब हो चुकी हैं और फहरिस्तें मुरतब होने के बाद उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, जिसमें बिजली चोरी भी है, जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग भी है, जिसमें तेल की स्मगलिंग भी है। इस हवाले से जो इक़दामात हैं उसका अमली नमूना कुछ दिनों बाद मंजर आम पे आ जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अब कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन को चला चुकी है। इलेक्शन की कैंपेन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सिर्फ मैदान में क्यों उतरी है, दीगर जमातें अभी तक मैदान में क्यों नहीं उतरी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को अगर लीड करना है मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी कब तक मुमकिन है? बकौल उनके कि वो अक्टूबर के वस्त के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो इसमें किस हद तक इम्कानात हैं उनकी वापसी के? और उससे पहले अभी तक मीटिंग्स का हवाल क्या है? उससे पहले सियासी बयानिया जो बनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है गुज़श्ता दौरे हुकूमत जो अभी माजी करीब के अंदर उनका रहा है, उसमें अगर खामियां हैं तो उसका बार अपने कंधों के ऊपर नहीं रख रही, तो वो बार किस तरीके से बांटा जाएगा? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शेख साहब, अगर देखें पीडीएम का इत्तेहाद हुकूमत जाते ही चकनाचूर हो गया। कोई भी अब एक दूसरे की सताइश में कोई एक जुमला कहने के लिए भी रवादार नहीं है।
ये आप समझते हैं कि जब मसनद है तो मसनद में बहुत सी मफाहमतें भी हैं, लेकिन मसनद जाने के बाद फिर मज़ाहमत ही दिखाई देती? यासिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये जो इत्तेहाद है ये कोई हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि नंबर्स की ज़रूरत है, नंबर्स के बगैर तो हुकूमत बन नहीं सकती। 13 जमातों का एक इत्तेहाद था और उन सब का साथ रहना लाजमी था, तभी ये हुकूमत 16 महीने चल सकती थी। और अभी हर एक ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है, बाज़ जगह पे आपस में सीट एडजस्टमेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन हर पार्टी ने अपने टिकट पे और अपने अपने बयानिए पे इलेक्शन लड़ना है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल पार्टी ने इलेक्शन की कैंपेन शुरू की है, अच्छी बात है, इलेक्शन होना चाहिए। 90 दिन का आइनी तौर पे आइन में 90 दिन का मुकर्रर है वक्त, तो होना चाहिए इलेक्शन टाइम पे। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कोई बातें हैं जिस तरह जरदारी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि पहले दिन से ही, शायद आपको याद हो कि मई 2022 में जब हमारी हुकूमत आई थी, 12 मई में मैंने 25 मिनट की नेशनल असम्बली में तकरीर की थी और मैंने ये कहा था कि हमारा जो मरीज़ है मईशत का, वो वेंटिलेटर पे है। अभी हम सबको मिल के उसको ठीक करना चाहिए, सारे डॉक्टर्स मिल के, कोई एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, तमाम डॉक्टर मिल जाएं। और बजाय कि उस वक्त पीटीआई कहती थी कि जलसे करो, जुलूस करो, इलेक्शन करो, मैंने कहा ये वक्त नहीं है, ये वक्त जो है, आज वही बात आसिफ जरदारी साहब ने कल मुझे बिल्कुल कैटेगोरिकली कही है 1.5 साल बाद। तो यही बात है, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी मईशत को, अपने आप को संभालने की जरूरत है। इलेक्शन जरूर होने चाहिए और करेंगे इलेक्शन, शेख साहब मिलजुल के करेंगे। जी जी शेख साहब, जी शेख साहब, 1.5 साल आपके इत्तेहादी रहे हैं, वो 1.5 साल में आपने ऑक्सीजन पे गई हुई माशियत जो है उसको मजीद ऑक्सीजन से भी नीचे ले गए। तो 1.5 साल में आपकी 25 मिनट की तकरीर के अलावा पूरी आपकी जमात ने किया क्या है? नहीं, 1.5 साल कोई पीरियड नहीं होता। देख, आप राना अजीम बड़े दानिश्वर आदमी हैं, हमारी मईशत जिस जगह पर नीचे गई है ना, हर नए दौर में हम उन्हें खत्म कर दिया दानिश्वरी। आपकी हुकूमत ने हालात ऐसे पैदा कर दिया कि दानिश्वर खत्म हो गया। नहीं, हमारी हुकूमत ने बड़ी मेहनत की, अपने तौर पे संभाला, इसको दिया। हम तो बिल्कुल, मैंने तो आपसे कहा ना कि वेंटिलेटर पे थी, हमने उसको कम अज़ कम इतना किया है कि वो अब सांस ले रही है हमारी मईशत। और हमें IMF से जो टर्म्स मिली उससे हमने अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। हम बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं, लेकिन पहले से बेहतरी हो रही है, अभी भी बेहतरी होगी। अब ये देखिए ना, 18 दिन। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अगर कुछ बेहतरी होगी तो उसमें आप लोगों का किरदार कितना होगा? क्योंकि अभी सिस्टम को बेहतर करने के लिए इकदाम हो रहे हैं और जितने भी इकदाम हैं वो आप लोग नहीं करवा रहे, वो निगरां हुकूमत के ज़ेरे क़यादत हो रहे हैं। ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, ये स्मगलिंग के ख़िलाफ़, ये तेल की दरामद के ख़िलाफ़, ये चोर रास्तों के ख़िलाफ़, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, ये सब कुछ कर रही है तो निगरां हुकूमत कर रही है। सर, ये काम मुंतखब हुकूमत के होते हैं। अगर आप लोगों ने ये काम किए होते तो अब बैठ के हमें इन मामलात के ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत ना होती। देखिए, ये निगरां हुकूमत कर रही है या आर्मी चीफ ने कोई डायरेक्शन दी है तो बहुत अच्छा किया है, चीज़ों की कीमतें नीचे आ रही हैं, यही करना चाहिए था हमें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ ना, जब आपके पास कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, कोई एक हुकूमत की पॉलिसी उसमें नहीं होती। जब ये पार्लियामानी सिस्टम की खराबी कह लें, अच्छाई कह लें, जो भी कुछ उसका कह लें, या तो लोग क्लियर कट मैंडेट दें कि एक पार्टी को, एक पार्टी की पॉलिसी दूसरी है। मसलन नेशनलाइजेशन की पॉलिसी है कि रहना चाहिए, ये सारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए। मुस्लिम लीग कहती है कि उसमें ज़्यादातर प्राइवेटाइज होने चाहिए। PIA नुकसान कर रहा है, रेलवे नुकसान कर रही है और स्टील मिल नुकसान कर रही है। अब दोनों पार्टियां जब मिल के रहेंगी तो एक ही बात, दोनों तो नहीं हो सकती ना। तो या तो लोग मैंडेट दे, देखिए तीन किस्म, हर जगह यानी 3 मुल्कों ने बहुत बड़ी तरक्की की है। चीन ने तरक्की की है, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप है। अमेरिका ने तरक्की की है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडिया ने तरक्की की है, वहाँ पे हमारा पार्लियामानी सिस्टम है। तीनों सिस्टम में तरक्की हुई है। 3 बड़ी तरक्कियाँ जो पिछले दिनों में हुई हैं 3 बड़े मुल्कों ने।
मसला नीयत का है कि हम डेडिकेटेड एफर्ट करें हम सबको, और जब तक हम टर्माइल रहेंगे ना, मसला हुआ क्या मैं आपको बताऊं, हम एक पेज पे नहीं रहे, हम पॉलिटिशियंस एक दूसरे से लड़ते रहे। हर इजाजत दें, अगर इजाजत दें तो निहायत अदब से एक सवाल कर सकता हूं। आपकी क़यादत में सवाए मुकदमात खत्म करने के, सवाए मुकदमा सबके, मैं तो हुकूमत आपकी थी ना, मुकदमात खत्म करने के सवाए इस चीज़ के कोई काम किया? अगर आप समझते हैं कि डिक्टेटरशिप में, या आप समझते हैं कि उस वक्त में जब जिस तरह आपने कहा कि भारत के अलावा बाकी 2 जगह पे तो डिक्टेटरशिप आपने गिना दी ना, तो फिर हमें इस जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिस जमहूरियत में इंसान भूखा मरे? उस जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिस जमहूरियत में मुल्क जो है वो वेंटिलेटर पे चला जाए? उस जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें सियासतदान सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करें? फिर तो हमें यही अच्छे लगेंगे। मैं आपको बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। मैंने खुद इन तमाम मुल्कों को देखा है। चाइना में मैं जब गया ना 72 में पहली बार, तो ना उनके पाँव में जूती थी, ना उनके पास कपड़ा था, और वो एक कार भी नहीं थी, साइकिल थे, मोटर सिर्फ नहीं। अब हमारे पास भी ऐसा ही है शेख साहब, हमारे पास भी अब ऐसा ही है। अब हमारे पास भी ऐसा ही है, ना हमारे पास जूती है ना कपड़ा है, कुछ नहीं रहने दिया आपने। आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि हमारी जमहूरियतों ने 15 साल देखे ना, अगर मानना हो सिर्फ एक पार्टी पे आपने लगाए ना, 15 साल में तीनों पार्टियां जो आज नेशनल पार्टी है उनकी हुकूमत रही, यानी 4 साल पीटीआई ने इन पिछले 15 सालों में हुकूमत की। डिक्टेटरशिप तो नहीं आई ना, मार्शल लॉ तो नहीं आया ना। अच्छा, 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, और अगर ये साल हमारे कोटे में आप चलो डाल लें तो 6 साल और 30 साल आपने हुकूमत की। 15 साल पहले का पाकिस्तान बेहतर था। 30 साल पिछली बातों को छोड़ दे, उससे बीच में तो डिक्टेटरशिप रही ना बहुत ज्यादा। मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। जो ये कहा जाता है ना कि जमहूरियत एक बेहतरीन सिस्टम है, सिस्टम सारे अच्छे हैं, लेकिन ये 15 साल पहले का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बेहतर था। आप सही कह रहे हैं, ना रोटी मिल रही है, ना पाँव में जूती है लोगों के, ना बिजली के बिल हम दे सकते हैं, ना स्कूल की फीस दे सकते हैं। मैं तो लोगों में रहता हूँ ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमने तो कहा था फौरी इलेक्शन करा दें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसकी जिद के आगे मियाँ साहब बिल्कुल ढेर हो गए और मियाँ साहब ने उनकी बात मानी। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मुझे तो कोई हकीकत का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो हुकूमत में नहीं रहा पहली बार, और ना ही हमसे कोई ये बातें रिवील होती हैं। सिर्फ हर पार्टी में 5-7 बंदे हैं जिनको पता होता है, वही 25 करोड़ में से 25 बंदों को पता होता है। बाकी कोई ना पार्टियों के अंदर जमहूरियत है, ना पार्टियों के अंदर इलेक्शन होते हैं, ना ही कोई पार्टियों में मीटिंग होती हैं कि कोई मीटिंग हो जाए आपस में, पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग होके पूछा जाए एमएनए की क्या पोजीशन है। अगर फ़र्ज़ कीजिए एक लेजिस्लेशन के लिए कोई बिल आता है और मैं अगर उसको मुझे ठीक नहीं लग रहा, अगर मैं उसके खिलाफ कोई बात करूंगा तो बताइए मेरी पार्टी मेरे खिलाफ हो जाएगी। आप कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन रहे हैं सर। एक मुलाजिम, वही तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। पहले 280 एमएनए चुने जाते हैं, 7-7 लाख बंदा एक एमएनए चुनता है। वो 280 अपनी पार्टियाँ 21 बंदे खजाना की कमेटी के लिए जो कि फाइनेंस को समझते हैं उनको भेजते हैं। वो 21 बंदे एक बंदा चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, लेकिन एक अच्छा शेख साहब ये बताइएगा क्या कमेटी के बाद कोई पावर नहीं है। क्या कुछ हमने पास किया वो कोई अमल नहीं हुआ किसी पे। आप हुकूमत में होते हुए भी पार्टी के खिलाफ भी बोलते रहे, हकायक के ऊपर भी बोलते रहे, क्या आपको भी 1 अरब रुपया मिला? देखिए बात सुनिए, मैं पहली बात तो हुकूमत में नहीं रहा, मैं तो ये फाइनेंस कमेटी जो है वो हुकूमत नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात है मेरी भी पार्टी है, पार्टी मेरी है, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता। पार्टी के अंदर हर एक का राइट है पॉइंट ऑफ व्यू देने, बहुत मैं अपना पॉइंट देता हूँ, और ये अच्छी बात है कि पार्टी के कभी किसी लीडर ने मुझे मना नहीं किया। मैं अपनी बात करता हूँ, गलत होगी या सही होगी वो तो एक अलग बात है। सबको पैसे जो ये अभी 50-50 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के मिले हैं, तमाम हर एक को इक्वल मिले हैं। मुझे भी पहले 25 करोड़ जारी हुए, मुझे से मुराद डेवलपमेंट के लिए हमने बाकायदा उसका हर जगह खर्च किया, और जुगनू मोहसिन साहिबा ने 1-1 अरब कहा है। और
किसी को 1 अरब भी मिला होगा, हर एक को डिफरेंट मिला होगा, लेकिन मिनिमम 50-50 करोड़ रुपए तो मिले ना। अब कोई किसी का कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा, उन्होंने शेख कोई साहब एक बात दिया तो होगा, बताइएगा, वो पास हो गया होगा प्लानिंग। शेख साहब, जी 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 शेख साहब एक बात तो बताइएगा जरा, IMF से हम कर्ज लेने जा रहे हैं, जी जी, खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, जी हाँ, आवाम को हमने रोल के रख दिया है, जी उस हाँ। पर सख्त तरीन पाबंदियां लगवा दी हैं, हर चीज उनकी मान ली है, तो क्या जरूरत थी 1 अरब रुपया 50-50 करोड़ रुपया MNS को देने की? क्या जरूरत पेश आ गई थी? नहीं MNS को तो नहीं, ये गलत इंप्रेशन है। देखिए मेरे इलाके में कोई खर्च नहीं हुआ, वहाँ गली वो तरक्याती स्कीमों के लिए दिया, मान ले तरक्याती स्कीमों के लिए दिया, क्या जरूरत थी? पहले आप अपना कर्ज उतारते। वो बहुत जरूरी है। नहीं, क्या उतारते? 5 साल में आपके पास क्या लोगों के पास बिजली नहीं है क्या? यार वो जरूरी नहीं है, उससे ही डेवलपमेंट होगी ना। कर्ज जरूर, कर्ज क्या आपने उतार रहे? तो इतना साहब लोग इख्तियार में रहे उस वक्त, क्या गंडेड़ियां क्या करते रहे फिर उस वक्त? वो यही कर, इतना इख्तियार में रहे उस वक्त बिजली नहीं ख्याल आया हमारे डिपार्टमेंट। नहीं, मैं इक़्तिदार की बात कर, किसका इक़्तिदार पूछिए ना। आज सारी चीज़ों का ऑडिट कीजिए ना कि कौन हुकूमत कर रहा था। 5 बंदे हर पार्टी में फैसला करते हैं, आज भी फैसला कौन कर रहा है? मैं बताऊँ ना, देखिए ना, मुस्लिम लीग जो है सारे पाकिस्तान की पार्टी है, वो उतनी ही चनियोट की है जितनी के गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन की है, लेकिन सारे मिनिस्टर हमेशा गुजरांवाला लाहौर डिवीजन से क्यों बनते हैं? मेरे चनियोट की भी पार्टी है, फैसलाबाद की भी पार्टी है, दूसरे। आप बताइए तो सही ना। इसी तरह पीपल पार्टी आप देख रहे हैं, नहीं, तो वो भी सिर्फ उनके यहाँ सिंध में उन्होंने रखा हुआ है। एक मिनट शेख साहब, पीपल्स पार्टी सिंध के ही चंद बंदे। जरदारी साहब बयान देते हैं और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं घर तक उनकी बात मानने का पाबंद हूं, बसूरत दीगर सियासी मामलात पे जो फैसला CEC करेगी या कारकुनान करेंगे उस पे अमल दरामद करूंगा। जी हाँ, वो कहने को तो है। मुझे पता है कि पीपल पार्टी में कितनी जमहूरियत है, किसी में मजाल नहीं है कि उनके लीडर का, हम तो फिर बात कर लेते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इतनी बात पीपल पार्टी के किसी बंदे से करवा ले अपनी पार्टी के किसी लीडर के। मैं तो ओपन बात करता हूँ, मुल्क के मफाद में बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क तरक्की करे, लोग आगे बढ़े, गुर्बत ख़त्म हो, लोगों को रोज़गार मिले। हम यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटियाँ टॉप क्लास हमने अपने इलाके में बनाई हैं, और फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी जो सिर्फ पंजाब में, एक लाहौर में और दूसरी मैंने चनियोट में अपने खर्च करके वहाँ से दिलवा के वहाँ पर सारी ज़मीन उनको दी, और जो बच्चा वहाँ से पढ़ रहा है ना, वो टॉप पोजीशनों में जाके वो आगे उनको जॉब्स मिल रहे हैं। हमने क्यों नहीं ये किया? हमारी लीडरशिप ने, देखिए डाउ मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड कॉलेज, NAD कॉलेज, ये पाकिस्तान बनने से पहले के थे। ऐसे सैकड़ों कॉलेज हमने क्यों नहीं बनाए कि हमारे बच्चे तालीम लेते, उनको हुनर मिलता, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिमिट भी करते और मुल्क के अंदर भी अपने इंडस्ट्री डेवलप करते और टेक्नोलॉजी आती। हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमारे यहाँ तो कोई पैसा लेके आने को तैयार ही नहीं है। अभी भी सुर्ख फीता इतना है, जब तक आप सुर्ख फीता नहीं ख़त्म करेंगे, आप चले जाएं कभी बाहर चले जाएं किसी मुल्क में, किसी भी कॉन्सुलेट में, वो बजाय कि आपकी हेल्प करने के, आप कहें ना हमने एक्सपोर्ट करना है, आप किसी यूरोप के मुल्क में चले जाएं और अपने कॉन्सुलेट में जाएं, वहाँ उनको कहें कोई हमारे, वो बात सुनने को ही तैयार नहीं है आपकी किसी बिजनेसमैन की। और इसके मुकाबले में कोरिया ने क्या किया है? मैं आज भी पाकिस्तान कोरिया जो फ्रेंडशिप ग्रुप है उसका कन्वीनर हूँ पिछले 10 साल से। कोरिया ने कोटरा एक उनकी कंपनी थी, मैंने उनको देखा है, मैं गवाह हूँ, देखता हूँ। चाइना के पहले मैंने आपको बता दिया, कोरिया ने, शेख साहब ये आपने पहले भी बताया था इन्वेस्टर। शेख साहब हम आपकी बात मानते हैं, ये बात आपने पहले भी बताई थी, ये सारी चीजें आप बता चुके हैं। जब आपको पता है कि कोई भी जमात कुछ नहीं कर रही, तो छोरे जमातों को यार एक नया इत्तेहाद बनाए, नया आज़ाद इत्तेहाद बनाए, ताकि लोग, इन जमातों को एहसास हो कि अच्छे लोग जो हैं वो इनके साथ नहीं है। बुरी जमात है, फिर भी आप टिकट उनका लेते हैं, फिर भी लीडर उसी को मानते हैं, फिर भी नारे उनके लगाते हैं। नहीं, वो जमात मेरी भी है, मैं उसी जमात के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। उसमें भी कोई पॉइंट है, बहुत बड़ी जमात, हमारे आबाओ अजदाद की जमात है, वो किसी एक शख्स की जमात नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मुझे जब नहीं भी टिकट मिला ना, मुझे
3 बार आज तक चनियोट से मुस्लिम लीग कभी नहीं जीती जब से पाकिस्तान बना है। या उन्होंने मुझे टिकट दिया तो वहाँ जाके हमने सीट वहाँ जीती है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं भी दिया ना तो मैं किसी और जमात में कभी नहीं गया। मैं पिछले 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग से लड़ता हूँ या आज़ाद इलेक्शन लड़ता हूँ। देखो पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत अच्छी जब उसने पाकिस्तान बनाया है, ये हम सब की जमात है। हमने इसको पार्टियों को बेहतर करना है, ये नहीं है कि नई नई पार्टियाँ 1.5 इंच की पार्टियाँ बनाते रहेंगे। कोई बात नहीं, मेरी बात मानेंगे आखिर में। लीडर हमारे बहुत काबिल है, मैं ये नहीं कहता, उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन अगर उनकी कोई खामी है तो खामियां अल्लाह करे जी आपकी बात माने, आपको पार्टी से ना निकाल दे। मुझे पार्टी से कौन निकाल सकता है? मेरी अपनी पार्टी है, मुझे पार्टी से कौन निकाल सकता है? मेरी सबसे ज्यादा मेरे बाबा इजाद की पार्टी। अच्छी पार्टी आपकी अपनी है कि आपको किसी मुशावरत में शामिल नहीं करती? ऐसी पार्टी जो आपको मुशावरत में शामिल नहीं करती, आप कहते हैं मेरी पार्टी है। कोई पार्टी भी मेरे भाई, कोई पार्टी पीटीआई बनी नई पार्टी, आप पूछ लीजिए जाके, कोई सारे पीटीआई के मेंबर से पूछ लीजिए किसी को मुशावरत में शामिल किया। हमारे यहाँ सिस्टम ये, हमने कानून बनवा दिए कि अगर आप मानेंगे नहीं ना, कोई एमएनए के खिलाफ बात करेगा तो हट जाएगा, मेंबर ही हट जाएगा। कानून ही गलत बने हुए हैं। कभी इंग्लैंड में आपने पार्लियामानी सिस्टम तो आपका यूके का है ना, वेस्ट मिनिस्टर का सिस्टम है, वहाँ तो इख्तलाफ कर सकता है, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे सकता है। हमारे यहाँ अगर वोट देगा, हमने अच्छे कानून बना, हमने सिर्फ लीडर को स्ट्रेंथन कर दिया है, पार्टी को स्ट्रेंथन नहीं किया। पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है, पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं होते, पार्टी के अंदर वरासतें शुरू हो गई हैं। पार्टियों को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मुल्क ठीक करने से पहले मुल्क पे हुक्मरानी करने वाली पार्टीज को ठीक करने की जरूरत है, तभी कुछ सिस्टम बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त दें। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन ब्रेक से पहले जिस तरीके से कैसर अहमद शेख साहब ये बता रहे हैं कि पार्टीज के अंदर इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफात की बुनियाद जो बनाई जाती है उसी से हम बेहतरी का रास्ता निकाल सकते हैं। ये इख्तलाफात की बुनियाद बनाता कौन है? जमहूरियत का हुस्न तो इसे गर्दाना जाता है, लेकिन जमहूरियत के हुस्न के अंदर आप अगर बंटवारा कर दें पार्टी का, अगर आप पार्टी के अंदर इख्तलाफात मजीद बढ़ा दें, आप एक मंशूर के ऊपर इकट्ठे ना हो सकें, हुकूमत में आए तो हुकूमत में सिर्फ चंद अफराद जो हैं वो फैसले करते रहें और दूसरों को उन फैसलों में मुशावरत के तौर पर शामिल न किया जा सके, तो एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन छोड़ता है। अब ऐसी ही सूरत हाल हमें दीगर मंजरनामे में देखने को मिलती है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर जिस नहज तक हम पहुंचे हैं, यहां से अगर आगे बढ़ना है, एक नया ट्रेंड सेट करना है, हमें मुस्तकबिल पे अहदाफ मुतय्यन करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या तब्दीलियां करने की जरूरत है। इस सियासी और मुआशी मंजरनामे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्मिला फारूकी साहिबा, पिछले कुछ दिनों से कुछ बयानात आ रहे हैं, शरीक चेयरमैन के भी और चेयरमैन पीपी के भी, उन बयानात में कुछ तजाद दिखाई देता है। सवाल पूछें तो खुंडी साहब ये कहते हैं कि इनमें कोई तजाद नहीं है, लेकिन ऐसा तासुर क्यों बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे आसिफ अली जरदारी साहब कोई मुफाहमत की पॉलिसी चाहते हैं और बिलावल साहब जो है वो मज़ाहमत की पॉलिसी पे अमल पैरा? शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, अपनी अपनी आरा है। ये तो तय बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासी बसीरत है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और यस, पॉलिसी ऑफ रिकंसिलेशन या मफाहमत की पॉलिसी इज द पॉलिसी जो हमें आगे में सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकती है। जहाँ तक चेयरमैन साहब का ताल्लुक है, वो भी किसी मज़ाहमत की पॉलिसी के ऊपर नहीं अमल पैरा। उनका जो मौक़िफ़ और मतलब और जो उनका जो एक फोकस है वो ये है कि आइंदा इलेक्शन वक्त पर हों, वो फ्री एंड फेयर हों और एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान में आके सियासी और माशी इस्तेहकाम की जानिब रवादवा हो। दोनों में किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ इशू के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ आरा हो सकती है, और पीपल्स पार्टी की खूबसूरती ये है कि हमारा एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है, जहाँ पर सब बैठते हैं, लीडरशिप बैठती है, मुख्तलिफ वेटरन्स बैठते हैं, वकला बैठते हैं पार्टी के,
और उसके ऊपर फिर एक डिलिब्रेशन होती है, हर इशू के ऊपर डिस्कशन होती है और फिर एक फैसला जो है वो सामने आता है। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीपल्स पार्टी कि पीपल्स पार्टी के अंदर आपका एक कारकुन भी आपके सामने बैठ के इख्तलाफ राय कर सकता है और उसको वो इख्तियार है कि वो बात करे और उसके ऊपर लीडरशिप जवाब दे और अपना मौक़िफ़ आगे रखे। ये डेमोक्रेसी पार्टीज में होनी चाहिए। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होगी, मुल्क में अमली तौर पर जमहूरियत नहीं आ सकती। अच्छा, आपने कहा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकती, एक सोच है और जरदारी साहब जो कहेंगे तकरीबन वही बात होगी। तो आइंदा इंतखाबात पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर लड़ेगी, मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ेगी या कोई नया इत्तेहाद बनाएगी? देखिए, ये तो कहना बहुत कब्ज़ वक्त है। इस वक्त तो इलेक्शन की डेट भी हमारे सामने नहीं है और जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी उसके बाद कौन इत्तेहादी बनता है, किसके खिलाफ लड़ा जाता है, सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती, ये बात की बात नहीं। ये तो इस वक्त बहुत कब्ज़ वक्त है कि मैं आपको कुछ भी इसके ऊपर कहूँ। और मैं समझती हूँ कि जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि इस वक्त मुल्क को आगे तरक्की की राह पे ले जाने के लिए किसी एक जमात की बस की बात नहीं है। इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हमारे आपस के इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉलिसी डिफरेंसेस हो सकते हैं, मंशूर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जहाँ पर मईशत का मामला है, जहाँ पर सरहदों का मामला है, वहाँ पर कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। ये मुल्क है तो हम है ना जी। अच्छा शर्मिला साहिबा, आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर तो काम नहीं चल सकता। अच्छा, कुछ देर पहले PMLN के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। पार्टी पॉलिसी के ऊपर वो कुछ बातें कर रहे थे, तो मैंने सवाल किया कि अगर आपको पार्टी से इख्तलाफ है तो फिर आप अलहदा क्यों नहीं हो जाते? वो कहते हैं कि ये जमहूरियत का हुस्न है, हम इख्तलाफ कर लेते हैं, तो लेकिन ये पार्टी को सोचना चाहिए कि फैसले कैसे करने हैं। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल दी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि मैं घर के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का पाबंद हूं, सियासी मामलात में CEC जो फैसला करेगी मैं उसके ऊपर अमल पैराऊंगा। तो वो कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर कितनी जमहूरियत है, कोई भी एक बयान सुनवा दें जो शरीक चेयरमैन या चेयरमैन के खिलाफ किसी ने भी कोई दिया हो कि हमारी पार्टी ने यह सही इकदाम नहीं उठाया। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि ये सारी बातें और सारे इख्तलाफ राय या किसी का ओपिनियन या किसी की सजेशन, मशवरा, ये सब CEC के अंदर होता है। अब टीवी पे बैठ के तो कोई इख्तलाफ राय नहीं करेगा ना कि जी ये मेरे ये, और वो फोरम भी नहीं है, दैट इज नॉट द फोरम। अगर पार्टी के अंदर एक फोरम है जहां पर आप अपनी तजवीज़ रखते हैं, जहां पर आप अपनी इख्तलाफ राय रख सकते हैं, जहां पर आप अपनी सजेशन ओपिनियन दे सकते हैं, वहीं पर देंगे ना। तो ये तमाम चीज़ें दे आर वेरी डेमोक्रेटिक और वहाँ पर बैठ के आप तमाम बातें करते हैं। उसके बाद अगर पार्टी का एक मौक़िफ़ है, लीडरशिप का एक मौक़िफ़ है, तो वो आपको समझाती है कि जी हम ये जो कह रहे हैं ये इस वजह से है। अगर तो कोई इख्तलाफ करता है तो वो उसकी वजह बताता है कि जी मैं इसलिए इख्तलाफ कर रहा हूँ। जो मुल्क के मफाद में बेहतर होता है उसके ऊपर एक फैसला आता है कि जी नहीं ये होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस हैं, इसमें किसी की कोई राय नहीं है, किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है, सबकी ये राय है कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हियर, इट्स एज सिंपल एज दैट। मईशत किस तरीके से चलानी है, क्या करनी है लोगों। अच्छा, इलेक्शन की बात तो आ गई जी। आप भी कहते हैं कि आइन के मुताबिक वक्त पे होने चाहिए। एक बात बता दें, आपके बहुत बड़े इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, 4 वजारतें थी उनके पास। उनका कहना है कि जब हमने हुकूमत ली तो हमने कहा कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने सबको राम कर लिया और जिसकी वजह से आज पूरी महंगाई का बर्डन हम पर है। ये मौलाना साहब कह रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए जी, मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जब ये सब लोग कह रहे थे कि जी इस्तीफे देके घर बैठ जाओ और एक फ्री हैंड दे दो इमरान खान को, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सबको कायल किया कि नहीं, हमें बाय इलेक्शंस में भी लड़ना चाहिए, हमें इस्तीफे भी नहीं देने चाहिए और हमें कॉन्स्टिट्यूशनली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को
पार्लियामेंट से हटाना चाहिए। और यही हुआ, बिकॉज हम वो जमात हैं जिसने इस मुल्क को उसका आइन दिया है, हम खालिक हैं आइन के, और हम बात करते हैं आइनी और कानूनी। बाकी लोग जो बात करते रहे वो जवाब दें, हम जवाब दे नहीं हैं। अब जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार गया और उसको वजीर आजम की कुर्सी से हटना पड़ा, तो एक इन हाउस एक दूसरा हो गया। देखें, हर 3-3.5 साल के ना इलेक्शन नहीं हो सकते, ये तरीकेकार नहीं है। इस तरह जमहूरियत नहीं चलने वाली। जमहूरियत चलेगी, इफ यू लूज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक दूसरा इन हाउस प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, उसने मुल्क को चलाया। 15 महीने हुकूमत करना, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था। आई थिंक इट वाज अ स्ट्रगल, ये हुकूमत नहीं थी। और अगर खुदा न खास्ता उस दौरान पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो न जाने कितनी तबाही मच जाती पाकिस्तान। मैं शर्मिला साहिबा इसी को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो पुराने सवालों से पैवस्ता एक सवाल है कि आप कह रही हैं कि इख्तलाफ कोई नहीं है। आज हैदराबाद के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब किया है, वो खिताब मैंने सुना और उस खिताब में मैंने बड़ी कोशिश की कि जरदारी साहब का नाम आए। उन्होंने भुट्टो साहब का नाम लिया, फिर भुट्टो साहब के बाद उन्होंने कहा कि भुट्टो की बेटी यानी मेरी वालिदा, उनकी सियासी जद्दोजहद भी आपके सामने है। उसके बाद वो जरदारी साहब का तज़किरा करना भूल गए, वो अपनी वालिदा से सीधा मैं के ऊपर आए हैं। तो क्या जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में कोई बेहतरी का इकदाम नहीं हो? कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। क्या आपने क्या वो मतलब उनकी तकरीर में से क्या निकाला? मैंने तो पूरी बैठ के सुनी है। मैं तो उस वक्त लाइव सुन रहा था। मैंने एक मेरा परसेप्शन है, आप अपनी राय मुख्तलिफ रख सकती हैं। अगर वो जरदारी साहब का नाम ना लें किसी तकरीर में तो उसका मतलब ये है कि वो उनकी उनसे इख्तलाफ राय है। अगर लेते हैं तो भी आप कहते हैं जी इख्तलाफ राय, ना लें तो भी कहते हैं इख्तलाफ राय। हर जुमले में, हर तकरीर के अंदर और हर कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी का नाम लेना ज़रूरी तो नहीं है ना, इट्स नॉट नेसेसरी। आसिफ अली जरदारी साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, जो 11.5 साल उन्होंने बेगुनाही में जेल में काटे, वो तो सबके सामने हैं। वो भी चाहते तो मुल्क छोड़ के चले जाते, उनको तो बहुत पहले ऑफर थी कि चले जाएं आप, बीबी के ज़माने से ऑफर थी, वो तो उस मुल्क में रहे ना। हमारी लीडरशिप तो इस मुल्क में ही रही है, जेल काटी है। हम कहीं बाहर जाके नहीं बैठे, या ऐसे भी लोग हैं जो बाहर चले जाते हैं जब उनको मौका मिलता है। हम तो यहीं बैठे रहे। तो ये तो कुर्बानी आपके सामने है, किसी को बार बार जताना नहीं चाहिए और जताने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आई थिंक कि अब क्योंकि एक शोशा मिल गया है और एक आई थिंक जिसे कहते हैं ना एक चीज मिल गई है मीडिया को कि जी अच्छा वो ढूंढेंगे हर एक जुमले में कोई ना कोई छोटा सा भी कोई ऊपर नीच, अच्छा जी नाम नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, लिया तो इस वजह से लिया, तो गलत लिया तो सही लिया। आई थिंक इतनी कयास जहाँ पे हर सू इतनी खामोशी तारी है, वहाँ पे ऐसे मौजूआत मिलते हैं बहस करने के लिए। कोई बात नहीं, हौसला करें, अभी बहुत सारे। चलें हम इस बहस को साइड पे कर देते हैं। आपके एक माह पहले के इत्तेहादी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जवाब दे कि 15 सालों में उन्होंने सिंध में किया क्या है। अच्छी बात है, हम बिल्कुल जवाब दें हैं। हम इस मुल्क की आवाम को जवाब दें कि हमने क्या किया। बिल्कुल हम बिल्कुल सामने रखेंगे। जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो हम बताएंगे कि हमने क्या किया, कि हमने सिंध के अंदर जो सेहत की सहूलियात का जाल बिछाया है वो पूरे पाकिस्तान में कोई मुकाबला उसका नहीं कर सकता, चाहे वो NICVD हो, चाहे वो गंबर इंस्टीट्यूट हो। लोग तो यहाँ पर हेल्थ कार्ड की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ तो इलाज ही मुफ्त है जी। वहाँ तो कुछ एक सर्टन रकम होती है जो देते हैं और उसमें वो टर्शरी केयर नहीं इंक्लूडेड होती, कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा इलाज हो तो वो नहीं, उसमें उसको नहीं कवर करता। हमारे यहाँ तो इलाज ही मुफ्त है। बलूचिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, बलूचिस्तान से यहाँ पर चाइल्ड इंस्टीट्यूट के अंदर लोग आते हैं। मैं खुद पिछले दिनों जब मैं विजिट करने गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, तो बलूचिस्तान से वहाँ पर लोग आके बैठे हुए थे, वहाँ बलूचिस्तान के बच्चे थे। तो हम तो पूरे मुल्क को केटर कर रहे हैं। मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम सैलाब ज़दगान के हवाले से इसका सिंध में शुरू हुआ। 21 लाख घर बना के देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा बेड़ा है जो पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और नहीं उठा सकता था। और उसमें जो खूबसूरत बात है वो ये है कि 70% जो टाइटल्स हैं, लैंड टाइटल्स, वो खवातीन को दिए जा रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी
जो पहले शहीद बीबी के ज़माने से शुरू हुई थी वो आज भी जारी है और सारी है। बीबी ने शुरू किया था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम शुरू किया था, और फिर जब हमने ख़वातीन हारियों को ज़मीन देना शुरू की थी, ये उसी का तसलसल है। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।